हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। गाइस, इसको लिखा है कमलेश्वर जी ने और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय जब इंडिया में आती हैं दौरे पर तो क्या क्या प्रिपरेशन होती है इंडिया में, उस चीज़ को बताया गया है। तो आइए फटाफट से चलते हैं, चैप्टर को देखते हैं क्या है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबार से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी तैयारियां हो। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जो जासूस था, ठीक है, सेक्रेटरी और शायद जासूस, सेक्रेटरी जो था वही जासूस था, उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक थोड़ी ना था। जमाना चूंकि नया था, फोटो फाटे के साथ निकलने के लिए बीत चुके थे, फौज फटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने हस्बैंड के साथ इंडिया में आ रही थी दौरे के लिए और इंडिया के साथ साथ को और देशों में भी जा रही थी। तो वहाँ रानी वाला ज़माना होता है, ठीक है, लोकतंत्र हमारे यहाँ चलता है, वहाँ राजा और रानी होते हैं। तो रानी और राजा का जो दौरा होता है वो शाही दौरा कहलाता है। तो वो अपने शाही दौरे के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। उनका दर्जी था, वो सारे कपड़े बना रहा था। वो सोच रहा था कि इंडिया में क्या पहनेंगी, पाकिस्तान में क्या पहनेंगी, क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग पहनावा होता है। तो इसीलिए उनका दर्जी भी परेशान था और उनके साथ जो सेक्रेटरी रहता था वो सेक्रेटरी भी था और जासूस भी था। तो वो रानी के आने से पहले ही एक फटाफट से इंडिया का दौरा करना चाह रहा था, कि वो देखना चाह रहा था कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसने रानी के आने से पहले सारे देशों में जाकर ये चीज़ देख ली। और साथ ही साथ नया ज़माना था, फोटोग्राफर की पूरी फौज थी जो तैयार हो रही थी कि रानी के साथ साथ कौन कौन फोटोग्राफर जाने वाले हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें हिंदुस्तानी अखबार में दूसरे दिन ही चिपकी नजर आती। क्या मतलब कि जैसे ही इंग्लैंड में कोई न्यूज़ छपती उसकी परछाई, मतलब उसी को अपने तरीके से इंडिया के अखबार में छाप दिया जाता था कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका कपड़ा रेशमी हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर हुआ है। न्यूज़पेपर में खबरें तो देखिए क्या छप रही हैं कि रानी ने कौन सा सूट मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया है, कितना खर्चा हुआ है, मतलब पूरा रानी का डिटेल दिया जा रहा था। और जैसे ही इंडिया में ये बात पता चलती चर्चा का विषय बन जाता, क्योंकि इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में छपने के बाद इंडिया वाले भी उसे छापते थे। तो रानी ने एक नीले कलर का सूट मंगवाया था जिसका कपड़ा हिंदुस्तान से गया था और उस पर कुल लागत 400 पाउंड आई थी, मतलब 5000 रुपए समथिंग आई थी उस टाइम में। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। मतलब ये सब कुछ छप रहा था कि वो पहन क्या रही हैं, क्या पहनने वाली हैं। साथ ही साथ प्रिंस फिलिप जो उनके हस्बैंड थे उनके बारे में भी बहुत सारी बातें छपी कि वो क्या क्या कर चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो नौकर हैं, बावर्ची हैं और उनके जो बॉडीगार्ड हैं, उन लोगों के पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे थे न्यूज़ वाले कि इसकी लाइफ में क्या हुआ, इसकी लाइफ में क्या हुआ। कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर हो चुका था। अखबारों में बस रानी के बारे में ही न्यूज़ आ रही थी और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में न्यूज़ आ रही थी। बड़ी धूम मची थी, ठीक है। शाही महल में रहने वाले कुत्ते अखबार की तस्वीरों में आ रहे थे। मतलब इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि शाही कुत्ते भी न्यूज़पेपर में छापे जाने लगे थे। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। क्या था, बड़ी धूम मची हुई थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में रहा था। मतलब वहाँ पर शंख बज रहा था कि वहाँ से रानी आने वाली थी और उसकी गूंज जो थी वो इंडिया में नज़र आ रही थी कि रानी यहाँ आने वाली है। तो यहाँ भी बहुत सारी तैयारियाँ हो रही थी। इन अखबारों में हिंदुस्तान में सनासनी फैल रही थी। अखबार ये न्यूज़ छापते और ये न्यूज़ जब जनता पढ़ती तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सनासनी फैल चुकी थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। अब इंडिया में आ रही हैं तो इंडिया की राजधानी में ही आएंगी।
ठीक है। रानी एलिजाबेथ जब इंडिया आएंगी तो इंडिया की राजधानी में आएंगी, तो इस बात से हिंदुस्तान की जो राजधानी थी दिल्ली, नई दिल्ली, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, मतलब जो सूट उन्होंने पहना था रेशमी, उसकी लागत 500 रुपये थी। अगर वो उतरेगी तो कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत के क्या कहने, ठीक है। जो रानी एलिजाबेथ के बावर्ची थे वो युद्ध भी लड़ चुके थे जान हथेली पर लेकर, तो उनकी शान और शौकत तो बहुत ज़्यादा होगी ना। तो इसीलिए उनके उतरने के लिए ही नहीं, बहुत कुछ अलग करना था। और वहीं रानी दिल्ली आ रही थी। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा, नई दिल्ली ने खुद अपनी तरफ देखा तो बेसख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुद की रहमत, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। ये एक पहेली सी दी गई है कि कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं, मतलब उनकी कंडीशन देखो और हमारी कंडीशन देखो। ऐसा इमेजिन करते करते ही सरकारी अफसरों ने क्या किया, दिल्ली की काया पलट ही कर दी, ठीक है। काया पलट मतलब बहुत सारे चेंजेस शुरू हो गए वहाँ पर। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से ना कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों में नाज़नीनों की तरह श्रृंगार कर दिया गया। किसी ने किसी से कुछ कहा भी नहीं और इतनी तेज़ी से काम हुआ कि सारी सड़कें साफ हो गई और इमारतें थीं वो लाइटों से सज गई, मतलब उनका श्रृंगार कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वहाँ की जॉर्ज पंचम की नाक नई दिल्ली में सब कुछ था, ठीक है। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सारी कोशिशें हो रही थी, साफ सफाई हो रही थी, बिल्डिंग की प्रिपरेशन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट एक मुसीबत आ गई इस सब के बीच में कि अब रानी आने वाली हैं और जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि नाक बहुत बड़ी वजह रही हो, पर हाँ, हमारे देश में कोई आए और उसके देश के व्यक्ति की हमारे यहाँ मूर्ति लगी और उस पर नाक नहीं थी, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अपमानजनक बात हो जाती। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इन बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो अब ये नाक, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, ये एक बड़ा टॉपिक बन गया था। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छप रही थी, आंदोलन हो रहे थे, सब कुछ हुआ था, ठीक है। चंदा इकट्ठा हो रहा था, ये सारी चीज़ें हुई और ये एक बड़ी वजह बन गई। और राजनीतिक आंदोलन में जैसे कुछ लोग इस साइड होते हैं कि नाक लगा दी जाए, कुछ लोग इस साइड थे कि नाक नहीं लगाई जाए, और कुछ लोग खामोश थे। उनका राजीनामा दोनों तरफ था, ठीक है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि उनकी कोई नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हीं शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। उस टाइम मतलब नाक को लेकर बहुत ज़्यादा बहस थी। चिड़ियाघरों में जो मूर्ति थी उन्हीं की भी नाक गायब हो जाया करती थी। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए 2 पहरेदार लगाए गए थे कि उनकी नाक कोई चोरी ना कर ले, पर फिर भी किसी कंडीशन में वो नाक चोरी हो गई। और चोरी का मतलब नाक कट गई। जॉर्ज पंचम की लाट मतलब मूर्ति की नाक एकदम से गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। पहरेदार लगे हुए थे फिर भी नाक चली गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात हुई थी।
रानी आए और नाक ना हो, यकायक परेशानी बढ़ी। अब रानी दौरे पर आ रही थी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं थी। ये एकदम से बड़ी परेशानी आ गई थी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मतलब वहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट थे, सारे अफसर बुलाए गए, तो उन लोगों ने मीटिंग की, जो देखभाल करते हैं हमारे देश की, ठीक है। तो उन लोगों ने मीटिंग की। अब उन्होंने कहा कि बात रखी गई, तो बात में ये पेश हुआ कि अगर इस मूर्ति की नाक नहीं है तो हमारी नाक भी कट जाएगी, ठीक है, कि हमारे देश में जॉर्ज पंचम की मूर्ति और उस पर भी नाक नहीं है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तो जैसे ही मूर्ति की बात आई तो सारे जो हुक्म तराज यानी ऑफिसर थे, उन लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस किया और सारे लोगों ने अपना दिमाग चलाया। आखिर में डिसीजन हुआ कि भाई मूर्ति की नाक होना ज़रूरी है। तो जैसे ही डिसीजन हुआ कि मूर्ति की नाक होना ज़रूरी है, वैसे ही एक मूर्तिकार को बुलाया गया और उसे हुक्म दिलवाया गया कि वो फ़ौरन दिल्ली आकर पेश हो। तो मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। वो था तो कलाकार अच्छा, पर थोड़ा सा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ और बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो जैसे ही वो आया, उनने देखा जो सारे लोग बैठे हुए थे सभा में, उन सबके मुंह पर एक उदासी थी और वो सब परेशान थे, सबके चेहरे लटके हुए थे। तो उन्होंने फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। कि मूर्तिकार से कहा जाता है कि तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना और जवाब दे दिया, हाँ भाई, क्योंकि वो तो मूर्तिकार था, उसे ये सारा काम आता था, तो उसने कहा कि हाँ, नाक लग जाएगी। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि वह लाट कब और कहाँ बनी थी। मतलब फिर उसने एक अपना कुछ वो रखा प्रस्ताव कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि ये मूर्ति कहाँ बनी और कैसे बनी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, या फिर ये बता दीजिए कि इस लाट या मूर्ति बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक ही नज़र ने दूसरे से कहा, मतलब सारे जो ऑफिसर थे वो एक दूसरे को देख रहे थे और एक की नज़र दूसरे से कहना चाह रही थी कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब क्योंकि किसी के पास तो जवाब था नहीं, तो वो एक दूसरे पर डाल रहे थे कि भाई इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कह नहीं रहे थे, पर आंखों से ये चीज़ नज़र आ रही थी। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। मतलब ये सारा काम जो था वो हल हो गया, मतलब ये सारी बात हल हो गई। और उन्होंने लास्ट में एक क्लर्क को फ़ोन किया और उससे कहा, भाई ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि पता करके बताओ ये मूर्ति कहाँ बनी, कैसे बनी। तो वो क्लर्क ने क्या किया, अब ये सब पता करने के लिए उसने पुरातत्व यानी पुराने मूर्ति जो हमारी पुरानी चीज़ें होती है ना, उनकी एक फ़ाइल विभाग रखा जाता है, उसकी सारी जानकारी रखी जाती है। तो उसने पुरातत्व की फाइलें निकालना शुरू की, उन सब के पेट यानी उनको खोला और पता करने की कोशिश की। तो क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो अब जो क्लर्क था जिसको ये आदेश दिया गया था कि भाई अब ये चीज़ आप सॉल्व कीजिए, वो आखिर में आया कांपते हुए और कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी डिटेल थी वो सारी फाइलें हजम कर चुकी हैं। हुक्मों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे ये काम दे दिया गया। तो जो हुक्म लोग थे, बड़े लोग, उन्होंने एक कमेटी बुलाई। उदास हो चुके थे वो, और उन्होंने एक कमेटी बनाकर ये काम उस कमेटी को दे दिया और कहा तुम लोग इस काम को करोगे। अब जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दरोमदर आप पर है। मतलब इस नाक को लगवाने की जिम्मेदारी आप पर है। अब आप लोग इसको लगाएंगे। तो उसके लिए मूर्ति की नाक लगवाने के लिए एक कमेटी रेडी कर दी उन लोगों ने कि अब भाई इसका काम आप कराएंगे।
आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। अब मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया दूसरी मीटिंग के लिए, और मूर्तिकार ने ये सारी बातें सुनी तो उसने एक सलाह दी कि भाई पत्थर का पता नहीं चला है तो आप परेशान मत होइए, तो हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति के चलते चलते गर्व से कहा। तो अब जैसे ही उनने ये सॉल्यूशन बताया कि मैं हर पहाड़ पर जाकर देख लूँगा कि ये पत्थर कौन सा है, चेक करके ये पत्थर ले आऊँगा, तो जो कमेटी के सभापति थे, मतलब हेड थे, उनकी जान में जान आ गई कि हाँ चलो कुछ तो हुआ, कुछ सॉल्व हुआ। और उन्होंने फिर गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो सभापति को ये विश्वास था कि इंडिया में सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी भारत के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। कोयला, संगमरमर, सब कुछ हमें ज़मीन से ही मिलता है। तो वो गर्व से कह रहे थे कि हाँ ये चीज़ भी मिल जाएगी। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अब ये बात जो सभा में हुई थी ये फौरन अखबारों में आ गई। ठीक है, अब अखबारों में आने के बाद तो सारी दुनिया को पता चल जाती है। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी देशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गए। जो मूर्तिकार था उसे हिंदुस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा गया और जहाँ पर पत्थर की खानें थी वहाँ पर भेज दिया गया। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा और चेहरे पर तनत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। तो अब जब मूर्तिकार को दौरे पर भेजा उसके बाद उसने सारे पत्थर को चेक किया, पहाड़ियों पे गया, पहाड़ी क्षेत्रों में गया, पर उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। आखिर को उसने एक सभा बुलाई बाद में और कहा कि मुझे ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला, ये विदेशी पत्थर है। तो सभापति के तैश में, जो सभापति थे उस कमेटी के हेड, उन्होंने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। उन्होंने कहा लानत है आपकी अक्ल पर कि सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। हम हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? तो उन्होंने कहा कि लालत है तुम पर, तुम पत्थर नहीं ढूंढ पाए। हमने हिंदुस्तान में हर चीज़ मिल जाती है हमारे हिंदुस्तान में, तो पत्थर क्यों नहीं मिल पाया? सभापति की आंखों में फिर ये बात सुनी, मूर्तिकार चुप हो गया था। उस टाइम पे चुप हो गया। सहसा उसकी आंखों में चमक आई और एक फिर से उसकी आंखों में चमक देखी गई, क्योंकि उसके दिमाग में फिर से कोई खुराफाती आइडिया आ गया था। एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार में न छपेगी, क्योंकि जो भी डिस्कशन होता था सभा में वो सारा अखबारों में छप जाता था। तो उन्होंने कहा एक बात मैं कहना चाहूँगा, पर इस बात को आप अखबारों में मत छपने देना। तो सभापति की आंखों में चमक आ गई। सभापति उदास हो चुके थे क्योंकि वो मूर्ति नहीं मिली थी, तो उन्होंने फिर से उनकी आंखों में चमक आ गई और वो कहते हैं, चलो फिर बताओ अपनी बात। और चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति है, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जाए। तो अब सभापति ने ऑर्डर दिया चपरासी को, भाई सारे गेट बंद कर दो क्योंकि ये बात किसी और को पता ना चले। तो मूर्तिकार ने अपनी फिर से खुराफाती दिमाग का खुराफाती आइडिया उनको बताया कि भाई हमारे देश में इतनी सारी मूर्तियां हैं, तो किसी न किसी की नाक तो इस मूर्ति पर फिट होगी, तो किसी की नाक जिसकी फिट हो उसको उतार कर यहाँ ले आया जाए और उसकी नाक इस पर लगा दी जाए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। तो जो कमेटी का सभापति था उसने कहा कि ये काम बहुत ज़्यादा होशियारी से करना, क्योंकि ये गलत काम था असल में। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। अब एक बार उसने क्या किया, फिर से वो निकल गया भारत के दौरे पर और उसने सोचा कि अब मैं पूरे देश में घूमूंगा और जो मूर्तियां हैं उनकी नाक नाप कर देखूंगा, जो भी जॉर्ज पंचम की नाक के जैसी होगी उसको लेकर आ जाऊंगा और यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब वो दिल्ली से बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, अब उसने किस किस की मूर्ति देखी।
दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर चला। पहले उसने कहा बम्बई में ये सारी मूर्तियां देखी, फिर अब वो गुजरात की ओर चला और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी की मूर्ति भी उसने देखी। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेवी देसाई की मूर्ति को परखा और बंगाल की ओर चल दिया। गुजरात में भी उसे कुछ नहीं मिला, फिर वो बंगाल की ओर चल दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापा जोखा और फिर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, क्योंकि अब वो घबरा गया था कि सारे राज्य और राजधानियां तो खत्म होने वाले हैं, और मतलब सारे राज्य खत्म हो चुके हैं। अब वो मद्रास की ओर आ गया था और उसे जॉर्ज पंचम की नाप की मूर्ति कहीं नहीं मिली थी। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि की सभी प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर मूर्ति देख आया, सबकी नाक का नाप लिया। जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी बड़ी हैं। तो उसने सारी मूर्तियों का नाप ले लिया, पर सारी मूर्तियां इस नाक से क्या निकली, बड़ी निकली। अब वो फिर से परेशान हो गया, क्योंकि वो पूरे देश का दौरा करके आ चुका था और उसे कहीं भी जॉर्ज पंचम के नाप की मूर्ति नहीं मिली थी। अब सुनकर सब हताश हो गए, क्योंकि सभा बुलाई जाती थी। जब भी मूर्तिकार को बुलाया जाता या कोई बात होती थी तो सभा बुलाई जाती थी। अब सभा में जितने लोग थे वो ये बात सुनकर फिर से हताश हो गए और झुंझलाने लगे। गुस्सा आने लगा सबको। मूर्तिकार ने ठठस बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। तो उसने कहा कि मैंने सुना है ऐसा कि बिहार में कुछ बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। यह सोचकर वह भी वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठी। अब बताइए मैं क्या करूं? तो उसने छोटे बच्चों की नाकें भी नाप ली, पर वो भी सारी बड़ी निकली। तो उसने कहा अब बताओ अब मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसको नहलाया धुलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक की कमी थी। बात फिर बड़े हुक्मों तक पहुंची। बड़ी खलबली मच गई। जॉर्ज पंचम की नाक न लगी तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या होगा? यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी, दिल्ली सज चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नहला धुला कर लगा दिया गया था, बस कमी थी तो उनकी नाक की। अब ये बात जब हुकुमों यानी अफसरों को पता चली, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? अगर उनकी नाक ना हुई तो हिंदुस्तान की नाक भी कट जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे में लाचार था। मतलब मूर्तिकार गरीब था तो वो सारे आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे भी नाक लग जाए और मुझे पैसे मिल जाए। यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता था ये फिर से अखबारों में छपे या बाहर के किसी बंदे को पता चले। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी था, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई ना कोई जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बताइए कितनी बड़ी बात कि वो जिंदा इंसान की नाक लगाने को भी रेडी थे। तो मूर्तिकार ने एक फिर से भद्दा आइडिया दिया और उसने कहा कि 4 करोड़ लोगों में से किसी न किसी की नाक फिट होगी, उसको काट कर इस पर लगा दिया जाए। और बात के साथ ही लोगों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सन्नाटा छाने वाली बात थी। जिंदा इंसान की नाक काटकर कैसे लगाई जा सकती थी? कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति सबकी तरफ देखा। ठीक है, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ आश्चर्य और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। तो कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई, क्योंकि बहुत जल्दी ही रानी आने वाली थी। तो मजबूरी में सभापति को मूर्तिकार को इजाज़त देनी पड़ी और उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ये काम भी कर देखिए। अखबारों में फिर इतना छपा कि नाक का मामला हल हो गया है। अब अखबार वालों को केवल यही इजाज़त दी गई थी
कि नाक का मामला जो है वो हल हो गया है, और क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं बताया गया था। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। तो नाक लगाने से पहले ही हथियारबंद पहरेदार लगा दिए गए थे, और जो उसके पास तालाब था उसको साफ़ सुथरा कर दिया गया था, उसमें पानी भर दिया गया था। अब ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे जो नाक लगने वाली थी वो ओरिजिनल नाक लगने वाली थी। तो पानी से मौसम ठंडा रहेगा और नाक जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। वह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों में से कुछ और मदद मांगी और उसे दे दी गई, लेकिन इस हियासत के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। तो मूर्तिकार ने फिर से और रुपए मांगे, क्योंकि वो खुद ही अपने लिए हुए फैसले से परेशान था। कोई मिल नहीं रहा था उसे नाक देने वाला, तो उसने कुछ पैसे और मांगे। तो कमेटी ने उन्हें मतलब वार्न करते हुए कहा कि ये तो है, मतलब पैसे तो दे रहे हैं बट नाक लग जानी चाहिए सही टाइम पर। और वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अब रानी थी वो आने वाली थी, और वो दिन आ गया था और नाक भी लग चुकी थी जॉर्ज पंचम की। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं थी। अब न्यूज़पेपर वालों को पता नहीं कहाँ से ये खबर लग गई, और उन्होंने फिर से न्यूज़ छाप दी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक पर मूर्ति पर नाक लगी हुई है वो ओरिजिनल नाक है। ठीक है। अब लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बूथ के लिए। क्या था कि जिंदा नाक लगाई गई है, ये बात छपी थी, पर उस अखबार में और कुछ छपा ही नहीं था। उस सब चीज़ों को हटाकर केवल एक ही टॉपिक चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक, और सारे अखबारों में ये खबर छप चुकी थी। कोई भी फीता नहीं कटा, या कोई सार्वजनिक स्थान पर कुछ नया काम नहीं हुआ, कोई आया भी नहीं था, कोई नया चित्र भी नहीं छपा था। तो बताइए, और बात कितनी सी थी? केवल एक बुत पर नाक लगाने की बात थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत पर लगाने के लिए। केवल एक नाक के लिए पूरे अखबार भर दिए गए थे। पूरी जनता तहलका मच चुका था। तो यही थी जॉर्ज पंचम नाक चैप्टर की स्टोरी, जिसमें नाक को इतना हाईलाइट किया गया था और इतनी प्रॉब्लम्स आई थी। तो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।